बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर 12 देख रहे थे और चैप्टर 12 के अंदर हमने कल बात की थी जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। हमने ड्यूटीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। एक में हमने कहा था कि ये कौन सी ड्यूटीज़ हैं, जनरल ड्यूटीज़ हैं, जिनको हमने कहा ये मैंडेटरी ड्यूटीज़ हैं, यानी लॉ ये कहता है कि ये वाली जो 8 बातें हैं ये लाजमी है कि ऐसे ही रहेंगी। आप अपनी किसी कॉन्ट्ररी इंटेंशन से इनको चेंज नहीं कर सकते, यानी आप खुद से आपस में कुछ और एग्री नहीं कर सकते। ये कौन कौन सी 8 बातें हैं? ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, ड्यूटी टू बी लाइबल ज्वाइंटली एंड सेवरली, ये ड्यूटी थी, और ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी और ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये 8 वो ड्यूटीज हैं जो आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो मर्जी लिखें ये ऐसे चलेंगी जैसे लॉ ने लिखी हुई हैं। फिर इसके बाद बात आई तो पता चला कि 8 और बातें हैं जिसको लॉ कह रहा है ये क्वालिफाइड ड्यूटीज हैं। क्वालिफाइड ड्यूटीज को लॉ ने बताया ऐसे कि ये हम अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो ये अज्यूम करेंगे, लेकिन आपको इख्तियार है आप इससे कॉन्ट्ररी लिख सकते हैं, इसके उल्ट लिख सकते हैं। वो कौन कौन सी बातें थी जी? ड्यूटी टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज ड्यूटीज, ड्यूटी नॉट टू क्लेम रेन्यूमरेशन, ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉसेस, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निग्लेक्ट, और फिर था ड्यूटी टू यूज फर्म प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर पार्टनरशिप पर्पसेस या फर्म, एंड duty to account for personal profit derived, and duty not to compete with the business, and last is duty not to assign his interest। ठीक है, ये सारी बातें हमने कहा कि आप इन 8 बातों में अगर आप चाहें तो ये जो लॉ की इंटेंशन है इससे रिवर्सल भी कुछ लिख सकते हैं। मतलब लॉ कहता है कि पार्टनरशिप में किसी को सैलरी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार हमारी पार्टनरशिप के सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि सारे पार्टनर का स्टेटस एक जैसा नहीं है, तो आप इसमें लिख दें कि नहीं भाई हम सैलरी लेंगे। ठीक है ना, इसके कॉन्ट्ररी हम कोई भी इंटेंशन लिखकर इसको नेगेट कर सकते हैं। 2 ड्यूटीज आ गई, क्वालिफाइड एंड मैंडेटरी। फिर इन सारे के ऊपर हमने बात की और फिर आगे चले तो राइट्स ऑफ पार्टनर का जिक्र हुआ। ठीक है, इन सारों को भी हमने काफ़ी डिटेल से कल डिस्कस कर लिया था और हम पहुंच गए थे उसूली तौर पे कहाँ पर? आई कैप के क्वेश्चन बैंक पे पहुंच गए थे। ठीक है ना, इस एरिया में इतने क्वेश्चन बैंक आगे वाले में आएंगे ज़्यादा, यहाँ तो ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, पढ़िए जी। Salim, Naeem and Kareem Rahman established a partnership for refining sugar. Rahim was considered expert in the job of buying sugar. Thus, he was entrusted with the duty of purchasing sugar for the firm. Rahim himself was a wholesale dealer in sugar. He, unknown to his co-partner, supplied to the firm at the market price with sugar previously bought by him from his own resources when the price was lower, and he so made considerable profit. Salim, Naeem and Kareem sue for the profit thus made by him. क्या होगा? क्या ये वो केस जीत सकते हैं? क्यों जीत सकते हैं? क्योंकि सीक्रेट प्रॉफिट में आ गया। अच्छा, सीक्रेट प्रॉफिट का जो उसूल है वो बड़ा डिफरेंट है। इवन अगर आपने पार्टनरशिप को कोई लॉस नहीं भी पहुंचाया, आपने शुगर परचेज की ₹40 पर, जिस वक्त शुगर 70 पर मार्केट में थी, आपने मार्केट पर ही फर्म को प्रोवाइड की है, तब भी सीक्रेट प्रॉफिट आपको क्या करने पड़ेंगे? शेयर करने पड़ेंगे जी। सारा मतलब सारा प्रॉफिट पार्टनरशिप में आ जाएगा, फिर जो मेरा शेयर होगा मुझे आ जाएगा। Yes, Rahim is accountable to the firm for the profit thus made by him because he has failed in his duty to observe at most good faith towards the
अदर पार्टनर एंड मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल एस्पेक्ट। सारा कुछ बताना जरूरी था। हाँ, वो बता देता कि मैं ये काम कर रहा हूं और बाकी लोग इसे इंडेमनीफाई कर देते तो फिर ऐसा हो सकता था। म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी, ये दोबारा ही लिखा हुआ है वो सारा कुछ जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। अब ये असल में सेक्शंस एक्सप्लेन कर दिए थे मैंने दोबारा कि असल में ये बात सेक्शन 13 में हो रही है, ये फलां में हो रही है, ये फलां में हो रही है। ठीक है ना, बातें वही हो रही है सारी की सारी। अच्छा जी, चैप्टर 30, रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी। चैप्टर 12 में हमने बातें की हैं कि पार्टनर के आपस में रिलेशन क्या है, राइट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, मैंडेटरी ड्यूटीज क्या हैं, क्वालिफाइड ड्यूटीज क्या हैं, इसके ऊपर सारी गुफ्तगू हो रही है। ठीक है ना। अब आगे थर्ड पार्टी के एतबार से पार्टनरशिप के रिलेशंस क्या हैं। सेक्शन 18, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। एजेंट का क्या मतलब है, वो जो भी काम करके आएगा फर्म का एक्ट कहलाएगा। एक्ट ऑफ द पार्टनर इज कॉल्ड एक्ट ऑफ द फर्म। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब है कैपेसिटी टू बाइंड द फर्म, यानी मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं क्या काम करूं तो फर्म जिम्मेदार होगी। दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट। सिंस द पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल पर्सन, एक बड़ा अहम एस्पेक्ट है, पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट फॉर द अदर पार्टनर। पार्टनर का एजेंसी का रिलेशन ही इसलिए है क्योंकि पार्टनरशिप खुद क्या है, पर्सन नहीं है, वरना हम कहलाते फर्म के एजेंट। हम फर्म के एजेंट नहीं, क्योंकि फर्म को तो लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा, इसलिए हम आपस में एजेंट कहला रहे हैं, एक दूसरे के एजेंट कहला रहे हैं। ठीक है। अथॉरिटी बाय एग्रीमेंट, द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू टेक डिसीजन फॉर द बिजनेस एंड एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन विद द अदर पार्टीज मे बी स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बाकायदा लिख दिया आपकी अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी। जैसे अभी पिछला हम क्वेश्चन में देख रहे थे कि हमें लगा कि ये पार्टनर शुगर की बाइंग ज्यादा अच्छी करेगा, तो हमने उसकी अथॉरिटी बना दी कि आप शुगर की बाइंग किया करेंगे। सिंस द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स टर्म्स एंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। क्या मतलब, इसकी जो टर्म्स होंगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपस का कॉन्ट्रैक्ट है, जब हम आपस में पार्टनर बन रहे हैं तो बस उसका नाम हमने पार्टनरशिप रख दिया। वरना कोई भी दो लोग एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट करते थे, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते थे। कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट कहां से आते थे, जो पार्टीज चाह रही होती थी। पार्टनरशिप में थोड़ी सी चीजें हमने ऐड की हैं, मैंडेटरी ड्यूटी, क्वालिफाइड, फुला, बाकी तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं और आपस में तय कर लेंगे, उस तरह चला करेगा। Employed authority, the act of a partner done by him as an agent of the firm, in the course of the business of the firm, in the name of the firm, or in any other manner expressing intention to bind the firm। वो कहता है the authority to bind the firm is known as employed authority of the partner। वो कहता है employed authority का क्या मतलब है, act of पार्टनर डन बाय हिम एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। जब मैं कहीं जाकर कहूं कि यार मैं उस पार्टनरशिप का पार्टनर हूं, या लोगों को पहले ही पता है कि मैं पार्टनर हूं। जी, वो ये लिखने में लिखा हुआ है ऐसे, एजेंट ऑफ द फर्म से मुराद भी पार्टनर ही है, क्योंकि लीगली वही है, फर्म नहीं है, हम असल में क्या है, पार्टनर्स ही हैं। ठीक है ना, लीगली क्योंकि फर्म को तो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, लिख ऐसे देते हैं, बाद दफा कलेक्टिव टर्म के लिए फर्म लिख देते हैं, एन एजेंट ऑफ द फर्म, क्योंकि मेरा कोई भी एक्ट होगा तो कौन बाउंड होगा, पार्टनर। ठीक है, लेकिन कौन सा एक्ट, इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, जो हम कारोबार कर रहे हैं, मसलन हम टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा इन द कोर्स ऑफ द फर्म क्या होगा, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो मैं टीचिंग से रिलेटेड, कोई कॉलेज से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करूं, किसी से जनरेटर खरीदने का वादा कर लिया, किसी से कंस्ट्रक्शन का कोई काम कर लिया, किसी से एसी का कोई डील हो गई, किसी से कंप्यूटर की कोई डील हो गई,
तो मेरे हर एक्ट की मेरी पार्टनरशिप फर्म जिम्मेदार होगी। लेकिन मैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे दूं, पार्टनरशिप तो मेरी जिम्मेदार नहीं होगी। तो सेकंड पॉइंट उसको कवर करता है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। मेरे हर एक्ट की फर्म जिम्मेदार है? नहीं, मेरे हर उस एक्ट की जिम्मेदार है जो फर्म के नाम पर हो रहा है। उसने तीसरी बात फिर उसको और क्लैरिफाई किया, इन द नेम ऑफ द फर्म और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। भले मैं फर्म में बैठकर अपनी कोई प्राइवेट ट्रांजैक्शन करूं और सामने वाले को पता भी हो कि ये इसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, फिर वो मेरी पर्सनल ही कहलाएगी, क्योंकि इन द नेम ऑफ फर्म नहीं हुई है। ठीक होगी बात जी? तो इस तरह दो अथॉरिटीज आ गई जी हमारे पास, एक एक्चुअल आ गई और एक एम्प्लॉयड आ गई। अच्छा जी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी, बाइंग एंड सेलिंग गुड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड गिविंग वैलिड रिसीट फॉर देम। क्या मतलब? एक पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटीज क्या है कि भाई एक बंदा पार्टनर है, वो चीजें खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है। खरीदते वक्त अगर लोग इसे कहें कि भाई आपने हमसे खरीदी है, रिसीविंग दे दें, तो पार्टनरशिप की बिहाफ पे रिसीविंग दे भी सकता है, रिसीविंग ले भी सकता है। जाहिर है आप पार्टनर है। तो ये हमारे पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी आ गई किसी भी पार्टनर की नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। जब वो पार्टनरशिप में है तो जाहिर है ये चीजें तो हमने अज्यूम कर रखी हैं कि ये अथॉरिटी इसके पास मौजूद है। नंबर 2, रिसीविंग पेमेंट फॉर द डेट्स ड्यू टू द फर्म एंड गिविंग वैलिड रिसीट और डिस्चार्ज फॉर देम। पैसे भी रिसीव किए जा सकते हैं। कोई बंदा आके एक पार्टनर को पैसे दे रहा है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी यही है कि जाहिर है आप पैसे ले सकते हैं, पैसे दे भी सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड पेइंग डेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कोई उधार लेना और उस उधार को पे कर देना, ये भी आपकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी है एक पार्टनर की। सेटिंग अकाउंट्स विद पर्सन डीलिंग विद द फर्म। अकाउंट सेटल का क्या मतलब होता है? यार ले आओ, कितनी चीजें तुमसे खरीदी हैं, अच्छा इतनी, चलो इतना बिल बन गया, नहीं यार डिस्काउंट दे दो इतना, ओके चलो जी ये पैसे हो गए, हमारे अकाउंट सेटल हो गया, ओके डन। कोई भी पार्टनर बैठ के काम कर सकता है, ये भी उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। एम्प्लॉइंग सर्वेंट फॉर द पार्टनरशिप ऑफ द फर्म, कोई एम्प्लॉयज हायर करना, ऑब्वियसली उसकी हायरिंग एंड फायरिंग दोनों अथॉरिटीज हो सकती हैं किसी भी पार्टनर के पास, ये उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एम्प्लॉयड का मतलब है कि लॉ ने अज्यूम किया हुआ है कि ये अगर आपने इनमें से कोई चीज विड्रॉ नहीं कर रखी तो फिर ये सारे हुकूक हर पार्टनर को हासिल हैं। ठीक है ना? ड्राइंग चेक्स, एक्सेप्टिंग एंड रेंडरिंग बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट इन दी ने। अभी आप चेक की समझ आएगी, ये 3 नाम आगे लिखे हुए हैं, ऐसे ही पढ़ लेने, अगला चैप्टर इसी के ऊपर आ रहा है। ये भी चेक ही तरह की कुछ चीजें हैं। ड्राइंग चेक्स यानी चेक काटना, एक्सेप्टिंग एंड एंडोर्सिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, आप अपने ध्यान में अभी फिलहाल ऐसे ही समझे, अभी एक चेक ही है। प्रोमिसरी नोट, ये भी समझे एक पेमेंट ही का मोड है। नेक्स्ट चैप्टर इसके अंदर हम डिटेल में इसमें जाएंगे। इसका मतलब है कोई पार्टनर चेक ड्रॉ भी कर सकता है, यानी काट के किसी को चेक दे सकता है, बिल्कुल। ये सारी अथॉरिटीज कौन सी हैं? एम्प्लॉयड। प्लेजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, प्लेज का क्या मतलब होता है? रहन रख देना, गिरवी रख देना, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रख के लोन ले लेना, ठीक है, प्लेज करवा देना। कोई मशीनरी, कोई गाड़ी, कोई और एसेट प्लेज करके लोन ले लेना, तो प्लेज किया जा सकता है, पार्टनर के पास ये इख्तियार है। किसी को सू करना, सुइंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड डिफेंडिंग सूट इन द नेम ऑफ द फर्म, दोनों इख्तियार है। में मुझे लग रहा है मेरी फर्म के साथ किसी ने ज्यादती की है तो मैं सू कर सकता हूं। किसी ने मेरी फर्म पे मुकदमा कर दिया है तो मैं उसको डिफेंड कर सकता हूं। हर पार्टनर को ये इख्तियार है कि वो सू कर भी सकता है, और अगर फर्म के अगेंस्ट सू आ गई है तो उसको डिफेंड भी कर सकता है। ये 8 बातें लॉ कह रहा है कि हर पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटीज हैं। ठीक है? कौन कौन सी चीजें से सेल की जा सकती हैं, बेची जा सकती हैं, पेमेंट रिसीव की जा सकती है, डेट दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, अकाउंट्स सेटल किए जा सकते हैं, बंदे रखे जा सकते हैं, चेक ड्रॉ किए जा सकते हैं, चीजें प्लेज की जा सकती हैं, सू किया जा सकता है, सू को डिफेंड किया जा सकता है। हर पार्टनर को ये
इख्तियार है। Following acts are not included in the employed authority of the partner unless there is any usage or custom of trade. वो कहता है ये चीज़ें शामिल नहीं है उस अथॉरिटी में। नंबर 1, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के ऊपर लास्ट चैप्टर हमारे आएंगे भी। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। दो तरीके आ जाते हैं ना हमारे पास जब डिस्प्यूट अराइज हो जाए। एक तरीका हम अदालत में चले जाएं और एक तरीका है हम किसी को मुंसिफ बना के अपना मुकदमा उसके पास ले जाएं। वो कहता है ये इख्तियार नहीं है। मुकदमा डिफेंड करने का, मुकदमा करने का इख्तियार था, आर्बिट्रेज में जाने का इख्तियार नहीं है। सबमिट अ डिस्प्यूट। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब है ये सब मिलके करेंगे फैसला। बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। कि जी मैं अपना अकाउंट खुलवा लेता हूँ, पैसे पार्टनरशिप के पैसे जो आया करेंगे इसमें चले जाया करेंगे। ये सब मिलकर काम कर सकते हैं। एक अकेला पार्टनर खुद से उसके पास ये इख्तियार, क्योंकि ये पेश खैमा बनेगा ना अगले डिस्प्यूट्स का, तो इसलिए लॉ ने इसको यहीं रोक दिया कि ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। बाकी अथोराइज कर दें, सारे पार्टनर मिलकर अथोराइज कर दें कि यस ये पार्टनर अकाउंट खुलवाएगा, तो ओके ठीक हो गया, फिर तो मसला ही खत्म हो गया। लेकिन एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है कि यार मैं पार्टनर था तो मेरा इख्तियार था ना कि मैं अकाउंट खोल लूँ। वो कहते नहीं नहीं, ये इख्तियार आपका नहीं है। कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज और रिलिंग्विश यानी सरेंडर करना एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ ए क्लेम बाय द फर्म। फर्म के ऊपर कोई क्लेम आ गया तो आप उसमें कोई सरेंडर करें। मतलब क्लेम आ गया जी 15 लाख रुपए का, आप कहें अच्छा यार हम 10 लाख रुपया दे देते हैं, आप इस मसले को रिजॉल्व कर दें। यह भी इख्तियार एक पार्टनर को हासिल नहीं है। कंप्रोमाइज और रिलिंग्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म। विड्रॉ ऑफ सूट, सू करने का इख्तियार है, पीछे पढ़कर आए। सू को विड्रॉ करने का इख्तियार नहीं है। विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। एक पार्टनर जाके वहां दूसरी पार्टी से मिलकर अपना केस विड्रॉ करके आ जाए तो ये फ्यूचर डिस्प्यूट की रीजन बन सकती है। लॉ उसको यही मना कर रहा है कि ये इख्तियार पार्टनर के पास नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिट एनी लाइबिलिटी इन द सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। कोई केस चल रहा है, पार्टनर क्या कहते हैं, हाँ ठीक है जी हम 1 करोड़ रुपया जमा करा देते हैं, कोई बात नहीं, केस को यहां खत्म करें। नहीं, आप कोई लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकते। लॉ चाह रहा है असल में ये अहम तरीन काम है, ये सारे पार्टनर मिलकर करें, वरना यही मुकदमे ले लेकर फिर हमारे पास आएंगे और सारा दिन हम इन्हीं के मुकदमे सुन रहे होंगे। एक्विजिशन, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। इमूवेबल लैंड, बिल्डिंग, ये भी नहीं, ये भी बड़ा काम आ गया। तो लॉ कह रहा है ये भी नहीं आपने करना। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। मूवेबल का कह रहा था कि आप खरीद लें बेच दें, लेकिन इमूवेबल का कह रहा है कि नहीं, ना आप खरीद सकते ना आप बेच सकते। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। किसी कंपनी के साथ जाके पार्टनरशिप एक और कर दी, क्योंकि फर्म के साथ तो फर्म कर ही नहीं सकती, वो तो हम पहले ही पढ़ रहे हैं। लॉ कहता है ये 8 काम इंतहाई अहम हैं, ये किसी पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब है उसको ये काम करने का इख्तियार है खुद से ही, बाकियों से ना पूछे। लॉ कहते नहीं 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 नहीं, वो जो पीछे मैं लिस्ट बता रहा था, कितनी लिस्ट बनाई थी लॉ ने? 8 ही चीजें बताई थी। उसने कहा आप इससे यह ना समझ जाना कि अगले वाली 8 बातों का भी आपको इख्तियार है। यहां एम्प्लॉयड अथॉरिटी से मतलब है ये वाले काम करने के लिए बाकियों से पूछना जरूरी नहीं है, बाय डिफॉल्ट मुझे ये इख्तियार हासिल है अगर मैं पार्टनरशिप में काम कर रहा हूं तो। लेकिन लॉ ने साथ ही कहा कि यार भाई किसी गलत फहमी का भी ना शिकार हो जाना, ये 8 काम आप नहीं कर सकते। कौन कौन से? आर्बिट्रेज, बैंक अकाउंट, कंप्रोमाइज, विड्रॉल ऑफ सूट, एक्सेप्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर होना। अच्छा वैसे भी देखें ये सारे काम ज्यादा मटेरियल फील हो रहे हैं ना, ज्यादा बड़े काम है, तो किसी एक पार्टनर को तो ये काम नहीं करने चाहिए, सारों को मिलकर करने चाहिए।
अब आ गया रिस्ट्रिक्शन बाय पार्टनरशिप डीड। अ रिस्ट्रिक्शन विच इज स्पेसिफिकली रिटन इन पार्टनरशिप डीड, किसी बंदे पर आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कहां पर? पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में। इज इफेक्टिव, कहता है ठीक है ये इफेक्टिव है, ओनली अगेंस्ट द पर्सन डीलिंग विद द फर्म हैविंग नॉलेज ऑफ इट। वो कहते हैं भाई सामने वाले बंदे को कैसे पता चलेगा कि आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। मतलब आपने कह दिया जी ये बंदा पैसे नहीं रिसीव करेगा, एक पार्टनर है आपका, पुराना दोस्त है, आप उसे पार्टनरशिप में लेके भी चल रहे हैं, बंदा भी ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसके हाथ पैसे लग जाए, खर्च देता है, फिर कहता है सर अच्छा होंगे तो दे दूंगा। प्रॉब्लम में पड़ गया। आपने सोचा यार पार्टनरशिप डीड में लिख दो कि ये बंदा पैसे रिसीव करेगा ही नहीं, सामने वाले को कैसे पता चलेगा? हैविंग नॉलेज ऑफ इट, तो फिर लिख कर भी लगा दें उसके ऑफिस में, दिस पर्सन इज नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट पेमेंट, फिर ठीक है। फिर अगर वो पैसे पकड़ेगा तो वो सामने वाली पार्टी जाने, ये बंदा जाने पार्टनरशिप जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर पार्टनरशिप जिम्मेदार हो जाएगी। A restriction which is specifically written in partnership deed is effective only against the person dealing with the firm having knowledge of it. Ratification of action taken by partner outside his actual authority. वो कहता है अगर किसी पार्टनर ने ऐसा काम कर दिया जो उसकी अथॉरिटी में नहीं था तो अब क्या करें? वो कहते हैं जनाब बाकी पार्टनर अगर उसके किए हुए काम को बाद में रेटिफाई कर दें कि यार कोई बात नहीं है ठीक है, तो फिर तो रेटिफाई हो गया, और अगर नहीं तो फिर वो पर्सनली लाइबल होगा। मैं पहले पढ़ कर आए, व्हेन अ पार्टनर एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, दैट इज एक्ट आउटसाइड हिज एक्चुअल अथॉरिटी, द अदर पार्टनर मे अप्रूव सच अनऑथराइज्ड एक्ट विद द रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो भी लिखते हैं इसको, ये ग्रीक वर्ड है, यानी इवेंट होने के बाद, इवेंट होने के बाद। दिस इज नोन एज रेटिफिकेशन। बाय गिविंग देयर retrospective approval to the contract made by another partner, even though it was outside the partner's actual authority at the time, the partner can remove any question about whether the implied authority existed or whether the other party knew that। यानी जब आपने रेटिफाई कर दिया तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना कि इसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है कि नहीं किया, या दूसरे बंदे को ये बात पता थी, क्योंकि आपने तो काम ही अप्रूव कर दिया। इसका मतलब है बाकी पार्टनर के पास ये इख्तियार है कि किसी पार्टनर के आउटसाइड अथॉरिटी किए हुए काम को क्या कर दें, रेटिफाई कर दें, लेकिन ये काम मेजॉरिटी से नहीं होगा, कंसेंसस से होगा। ऑल पार्टनर के कंसेंसस से हुआ करेगा। फिर ये क्लियर है बात? लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर एंड फर्म, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर एंड फर्म। स्टॉपल अभी आगे दोबारा भी डिस्कस होगा। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। In order to make a partner liable for any act of the firm, the same must have been done with while he was partner। जब तक वो पार्टनर है, जब तक के एक्ट की फर्म जिम्मेदारी होगी ना। The liability of the partner is both joint and so that the creditor may compel any one or more of the partner to discharge the whole of the debt from him। ये तो बात ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी को हम अच्छी तरह समझते हैं, पढ़िए जी। जी वो कहते हैं जी किसके खिलाफ कर सकता है? किसी के खिलाफ भी, सबको इकट्ठा भी
और किसी एक के भी, क्योंकि ज्वाइंटली एंड सेवरली. If the dispute goes into the court, the supplier can either sue all three partners jointly. पहली ऑप्शन उसके पास ये है. He can sue any individual partner, Babar, Saleem or Daud. If he choose to sue Babar personally and succeed with his claim, sue किया और कोर्ट ने पैसे दिलवाए किससे? बाबर से. बाबर will be required to pay the suppliers. कितनी अमाउंट? सारी. It will then be for Babar to obtain from his partners, Saleem and Daud, their share of the liability that they know. बाबर केस में पूरे पैसे देकर आएगा, वापस आकर फिर अपने पार्टनर पर केस करेगा अगर वो नहीं दे रहे होंगे तो. ऑब्वियसली ऐसे होगा ना. यही लॉ कहना चाह रहा है. ज्वाइंटली एंड सेवरली का यही मतलब है. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है 3 पार्टनर थे, हमने 2 को नाम ले दिया, तब भी ठीक है. तीनों का नाम ले दें तब भी ठीक है. किसी एक का नाम ले दें तो इसका मतलब नहीं है बाकी 2 लाइबल नहीं है, बाकी भी लाइबल हैं. हाँ, सिर्फ लीगल स्टेटस लॉ ने थोड़ा सा चेंज किया है. जिसको अदालत में लेकर गए हैं पैसे उससे रिकवर करेंगे, उसको इख्तियार दे देंगे, बल्कि डिसीजन में भी लिख देंगे कि आप ये पैसे अपने बाकी पार्टनर से रिकवर कर लें. क्लियर हो गई बात? Liability of partner and firm in case of wrong act or omission. Wrong act or omission. Whereby the wrongful act or omission of a partner acting in the ordinary course of the business of the firm, loss or injury is caused to third party, or any penalty is incurred, the firm is liable to the same extent as partner. क्या मतलब? कोई गलती हो गई है या कोई काम हो गया, रॉन्गफुल एक्ट का मतलब कुछ हो गया है या कुछ होने से रह गया, लेकिन क्या हो गया है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम हो गया, यानी हमारा कारोबार ही यही है. अब कोई काम गलत हो गया, अथॉरिटी में था, गलत हो गया कोई काम. हम कंस्ट्रक्शन करते थे, कंस्ट्रक्शन की, कोई गलती हो गई है बीच में, खुदा ना खास्ता कोलैप्स कर गई है बिल्डिंग, फर्म के ऊपर लाइबिलिटीज आ गई हैं. हु इज लाइबल? वो कहते फर्म इज लाइबल. सारे पार्टनर, फर्म मीन्स सारे पार्टनर. The firm is liable to the same extent as partner. उसी तरह फर्म भी है, उसी तरह पार्टनर भी है, यानी ज्वाइंटली है, क्योंकि कौन सा काम कर रहे थे? ऑर्डिनरी काम कर रहे थे. क्लियर हो गई बात? कोई डॉक्टर्स 2-3 पार्टनरशिप करके उन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ था, सर्जरी कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से सर्जरी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई गलती हो गया, कोई ओमिशन हो गई है और कोई क्लेम आ गया है, तो फर्म रिस्पॉन्सिबल है सारे के. कब? जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये काम हो रहा था. इन केस ऑफ फ्रॉड, फर्म इज लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर द लॉस कॉज टू थर्ड पार्टी बाय फ्रॉड कमिटेड बाय पार्टनर. वो कहते हैं थर्ड आदमी के लिए तो इससे ताल्लुक नहीं है कि वो फ्रॉड कर रहा था या सही काम कर रहा था, फर्म ही जिम्मेदार है. अगर फर्म के नाम पे फ्रॉड हो रहा था तो फर्म इज रिस्पॉन्सिबल. एज बिटवीन पार्टनर्स, सेम मस्ट बी बोर्न बाय पार्टनर कमिटिंग द फ्रॉड एंड कैन नॉट बी शेयर्ड अमंग ऑल. वरना तो बड़ा आसान काम है. फ्रॉड करें, हम 3 लोग शेयर करते हैं, तो बाकी फ्रॉड को जब शेयर करेंगे तो 1/3, तो फिर मुझे फायदा हो जाएगा. लॉ कह रहा है नहीं, ये वाली लाइबिलिटीज हम तीनों शेयर करेंगे जो ऑर्डिनरी कोर्स में आएंगी. लेकिन अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कर रहा है तो हम आपस में नहीं शेयर करेंगे, जिसने फ्रॉड किया वही बियर करेगा. लेकिन आउटसाइडर के लिए क्या है? वो कहते हैं आउटसाइडर के लिए फर्म बियर करेगी. हम आउटसाइडर के लिए उसे ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल हैं. जो पकड़ा गया उससे सारे पैसे ले लो, वो जाके अपने पार्टनर जिसने फ्रॉड किया उससे पैसे निकलवाए. ये स्टेटस बताना चाह रहा है लॉ. क्लियर है बात? फिर पढ़ें इसको. इन केस ऑफ फ्रॉड, इसको फिर पढ़ें.
मैंने आज आपसे पास पेपर भी शेयर कर दिए, देखें आपने ग्रुप में कि नहीं? नहीं है? टेस्ट परसों मिलेंगे बेटा। नहीं, मैंने आज शेयर किया आपसे, नहीं है? अच्छा जी, आ गए? सारे आ गए मेरे ख्याल। आखिरी एक दो वो उन पे पास पेपर आने ही नहीं थे जो पहली दफ़ा ऐड हुए थे। हाँ, आखिरी 3 क्लास सारे आ गए जी। बात समझ आ गई जी? लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, रॉन्गफुल एक्ट हुआ तो क्या होगा और फ्रॉड हुआ तो क्या होगा? ठीक होगी बात जी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। लाइबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। अ पार्टनर एक्टिंग विद हिज अपेरेंट अथॉरिटी। अपेरेंट अथॉरिटी की एक लिस्ट पढ़कर आए अभी हम। 8 बातें जो अपेरेंट अथॉरिटी में शामिल थी और 8 वो बातें जो अपेरेंट अथॉरिटी में शामिल नहीं थी। अ पार्टनर एक्टिंग विद हिज अपेरेंट अथॉरिटी रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम ए थर्ड पार्टी। क्योंकि अपेरेंट अथॉरिटी थी ना, क्लाइंट से पैसे ले भी सकता है, क्लाइंट को पैसे दे भी सकता है, उधार पे चीजें ले भी सकता है, उधार पे चीजें दे भी सकता है। फ्रॉम ए थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाइज टू इट। थर्ड पार्टी से पैसे लिए और फॉर्म में जमा नहीं कराए, खुद यूज कर लिए। ठीक है ना? फॉर्म में जमा नहीं करवाए, खुद इस्तेमाल कर लिए। A firm in the course of its business receive money or property from a third party and the same is misapplied by any of the partner while he is in the custody of the firm. The firm is liable to make good the loss. Who is responsible? Firm is responsible. किसके एंगल से? थर्ड पार्टी के। थर्ड पार्टी की तरफ लॉ हमेशा उसकी तरफ खड़ा हो जाता है ना, उसको बेनिफिट देने की कोशिश करता है। पढ़िए जी। क्या हुआ जी? आरिफ, बासित, कासिम आर पार्टनर इन इंस्टॉलमेंट सेल बिजनेस. Arif asked one of the customer to deposit a security worth 100,000 in order to purchase goods on installment. Subsequently, Asif misappropriated the security and absconded का क्या मतलब होता है? भाग गया, गायब हो गया. नवाज शरीफ मतलब होता है. ठीक होगी बात? अच्छा जी. Are other partner liable to refund the amount to the customer? Yes. The other partner will be liable for the misappropriation as security was given to Asif while he was acting within his scope of apparent authority. ठीक होगी ना बात? Liability of partner and firm. अच्छा जी, उसूली तौर पे पार्टनरशिप आपकी खत्म होने जा रही है, बस एक माइनर रह गया और माइनर हमने ऑलरेडी बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है. अच्छा जी, एवरी पार्टनर इज अंडर अ लाइबिलिटी टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज willful neglect, failure to perform a duty, to do something which the partner should have done in the conduct of the business. अगर फर्म को किसी पार्टनर की वजह से कोई लॉस हो रहा है, अगर ऑर्डिनरी कोर्स में है फिर तो फर्म जिम्मेदार है, और अगर इसके विलफुल निगलेक्ट है तो फिर क्या होगा? पर्सनली लाइबल होगा. पढ़े जी. ठीक है जी. उसने सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए कि विलफुल निगलेक्ट नजर, जब विलफुल है तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा. लेकिन अगर इसी अंग्रेजी को थोड़ा सा ऐसे लिखा जाए कि लगे कि विलफुल नहीं है, ओके जी वो कहीं और बिजी हो गया था, फलां काम हो गया था, पार्टनरशिप की फलां चीज देख रहा था,
अब गलती हुई है, ऑर्डर दे नहीं सका टाइम पे, तो ये तो ऑर्डिनरी कोर्स कहलाएगा, ठीक है, तो फिर सारे पार्टनर जिम्मेदार हो जाएंगे। लायबिलिटी टू शेयर लॉसेस, अब ये वो बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर सेक्शन, पहले हम लिस्ट की शक्ल में डिफाइन इन्हें कर रहे हैं। पार्टनर आर बाउंड टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म, एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट मे एम्प्लॉय एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस अनलेस शेयरिंग ऑफ लॉस इज सेपरेटली एग्रीड, यही बात हम पहले भी पढ़ कर आए हैं। लाइबिलिटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, ये बात भी हम पहले पढ़ कर आए हैं। अब ये सिर्फ यहां रिपीट हो रही हैं दोबारा सेक्शन के हिसाब से। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, लाइबिलिटी टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट ऑफ कंपीटिंग बिजनेस, ये भी हम पढ़ कर आए हुए हैं। तो एक्चुअली अच्छा जी, ये एडमिशन और इसको थोड़ा ओके, इसको देखते हैं। कंपीटिंग बिजनेस भी हम कर रहे थे ना, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, इसको थोड़ा सा देखते हैं। एनी एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर, क्या जी, सच एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू द अफेयर ऑफ द फर्म, such admission or representation must be made in the ordinary course of the business। क्या मतलब जी, जरा नीचे से पढ़ते हैं। One of the partner of XYZ firm admitted in court, यहाँ रिप्रेजेंटेशन से क्या मराद है, कोर्ट में कोई बयान दे दिया जाए। Admitted in court that the firm has been involved in tax evasion, such admission by one partner is evidence against the, यानी कोई एक पार्टनर ही बयान दे रहा है कि यस हमारी फर्म ये काम करती है, तो लॉ कह रहा है कि बस फिर और क्या तहकीक करनी है, तो बात यही बात पूरी हो गई, ठीक हो गई, बात साबित हो गया। यानी इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर, एनी नोटिस टू अ पार्टनर ऑपरेट एज नोटिस टू द फर्म इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर, यानी किसी शख्स ने फर्म को कोई नोटिस देना है, अदालत का नोटिस हो सकता है, कोई बात बतानी है, कोई और काम करना है, लेकिन अमूमन ये केस के नोटिस की बात हो रही है। अगर 5 पार्टनर है तो क्या पांचों को बताना जरूरी है कि हम आपके खिलाफ अदालत में गए हैं, यही बात ला कर है। एनी नोटिस टू अ पार्टनर ऑपरेट एज नोटिस टू फर्म, लेकिन वो कह रहा है कि ये 4 बातें फिर भी 3 देख लें। नंबर 1, सच नोटिस मस्ट रिलेट टू द अफेयर ऑफ द फर्म, फर्म से रिलेटेड हो सकता है उस पार्टनर का कोई अपना इंडिविजुअल नोटिस हो, उसके ऊपर भी तो कोई केस हो सकता है। सच नोटिस मस्ट बी गिवन टू अ वर्किंग पार्टनर एंड नॉट टू अ स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर तो सोया हुआ है, वो तो नोटिस नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए कहता है कि वर्किंग पार्टनर को आपने किसी एक को नोटिस दे दिया, बस लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्रॉड कमिटेड बाय द पार्टनर रिसीविंग दी, अगर पार्टनरशिप में केस में गए, अदालत में केस गया, 3 पार्टनर थे एक्स वाई जी, जी ने फ्रॉड किया हुआ है, जी को ही आप नोटिस दे रहे हैं कि हम आपके खिलाफ अदालत में चले गए, वो कहते नहीं नहीं इन 2 में से किसी को दें फिर नोटिस, क्योंकि इसने तो फ्रॉड किया, हो सकता है बाकियों को बताना ही ना चाह रहा हो। इस एंगल से बात तीसरी को समझें। There must not be any fraud committed by the partner receiving the notice। उसी बंदे ने फ्रॉड ना किया आपके अगेंस्ट, वो तो हो सकता है फिर बाकी पार्टनर को बताए भी ना, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है, ओवरऑल पार्टनरशिप का कोई इशू है, इंडिविजुअल कोई इशू नहीं है, फिर किसी एक को नोटिस दें, सारों को नोटिस तस्वुर हो जाएगा। मैं यही देख रहा हूं कि हमें यहाँ बस करना चाहिए कि अभी नहीं बस करना चाहिए। हाँ ठीक है, बस कल ख़त्म हो जाएगी पार्टनरशिप इंशाअल्लाह। हम आज भी कुछ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर्स हैं जो लॉ पढ़ा रहे हैं, आज भी हम एक फ़ोन कॉल पे, मोबाइल कॉल पे, एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बातें कर रहे थे और यही बात डिस्कस कर रहे थे कि ये लूट सेल कब तक लगी हुई है और कब बंद हो जाएगी।
लूट सेल ये कि आपके सिलेबस में इंतहाई कम चीज़ें रह गई हैं। बहुत सारे चैप्टर में से जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, जो मुश्किल कॉन्सेप्ट थे, वो सारे डिलीट हुए हुए हैं। पास पेपर एनालिसिस में हमारा ये पिछले सेशन का एनालिसिस बना हुआ है, आपको देते देते इतने दिन क्यों लग गए हैं कि जब हम उसमें से वो चीज़ें डिलीट करते थे तो हम घबरा जाते थे कि यार ये कैसे हो सकता है, तो पीछे तो कुछ बचा ही नहीं है। बिकॉज जहां से ज़्यादा सवाल आते थे मोस्ट ऑफ द टाइम सारी वो चीज़ें निकल गई हैं। तो ये एक आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, घबराने की बात नहीं है, तो बड़ी आपकी फेवर में बात जा रही है, ठीक है ना। वैसे भी पीटीआई के लोग हैं, घबराते नहीं हम तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये बड़ी अच्छी अटेम्प्ट है आपके लिए, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि इसको क्वालिफाई कर जाएं। हो सकता है आइंदा आने वाली अटेम्प्ट में पता चले कि ए और बी तो अलग अलग ही रहेंगे, जाहिर है ये तो अब 10 साल दोबारा इकट्ठे होने वाले नहीं है। बी लॉ एंड सी लॉ विल डेफिनेटली रिमेन सेपरेटली, लेकिन जो टॉपिक निकल गए हैं, हमें हमारी फीलिंग ये है कि वो गलती से निकल गए। मतलब ये नहीं हो सकता कि वो टॉपिक कहा जाए कि अब नहीं पढ़ाने, भाई वही तो टॉपिक पढ़ा रहे थे नहीं, एक्शन तो असल में हम आपको कह रहे हैं ना, घबराए ना, हम घबरा गए हैं कि क्रैश बैच है, इसे घंटा पढ़ाते हैं, कोर्स सारा खत्म हो गया। मैं वही कह रहा हूं ना कि कोर्स में कुछ नहीं है, क्या करें अब। हाँ बेटा ये अच्छा एनालिसिस है। ये हाँ, सीए में आए तो 2 पेपर एग्जाम हो गए। हाँ, और लॉ भी ऐसे ही हो गया बस अब थोड़ा सा इसका बेनिफिट उठा लें, ठीक है ना, इसका बेनिफिट उठा लें, क्योंकि जाहिर है पेपर 100% इसके अंदर से आना है। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं आ रही होगी अल्लाह के हुक्म से जो आपने पढ़ी हुई नहीं होगी। और आज आपके पास वो पेपर का एनालिसिस भी आ गया चैप्टर वाइज और सारी चीज़ें, उसको भी थोड़ा सा साथ लिंक करें इंशाअल्लाह ताला। और हमने डिसाइड ये किया था कि आप 1 घंटा रोज़ाना कॉन्ट्रैक्ट को दे रहे हैं, ऐसे ही है। और फिर ये भी डिसाइड किया था कि किसी भी दिन अगले 3 चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, ऐसे ही है। तो अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला मिलता है, ठीक है। रीडिंग टाइम का मतलब है क्वेश्चन पेपर आपके पास आ जाता है, आंसर शीट आपके पास नहीं होती, या अगर होती है तो उस पर लिखना भी अलाउड नहीं होता। 15 मिनट मिलते हैं, आप अपने पेपर को अच्छी तरह से पढ़ के खुद को खूब घबराहट में डाल लें ठीक है ना। अब ये बड़ी एक इख्तलाफी बात है कि हर आदमी इसके ऊपर एक अपनी राय रखता है कि कैसे ये 15 मिनट स्पेंड करने चाहिए, ठीक है ना। मेरी राय डिफरेंट हो सकती है, किसी दूसरे टीचर के उसके सब्जेक्ट के मुताबिक उसकी राय कुछ और हो सकती है। मेरी राय में इन 15 मिनट में पूरे पेपर को हरगिज नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे अपना पता है, आपका तो पता नहीं, आप ज़हीन लोग हैं, मैं तो जरा दरमियाना सा आदमी था तो मुझे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले 30 मिनट्स होते हैं ना एग्ज़ाम में, वहाँ तो लग रहा होता है मुझे कुछ भी नहीं आ रहा होता, इंसान पैनिक होता है। अब जब आपने पूरा पेपर पढ़ा और आपको ऐसा लगा कि यार मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं आता, तो आप पैनिक हो जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ पहला क्वेश्चन रीड करें, इसको थोड़ा सा प्लान कर लें, एंड दैट्स इट। लॉ के पेपर में एक बात और याद रखें, टाइम शॉर्ट नहीं होता, क्योंकि टू दी पॉइंट हमने लिखना, कोई किस्से कहानियां तो लिखनी नहीं है। छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, छोटे छोटे उसके आंसर हैं, वो प्रेशर नहीं होता कि जी शीट्स लगानी है तो फलां करना है तो दिमाग करना है, लिखना ही तो मुश्किल हुआ होता वहाँ, ठीक है। इसलिए बस पहला एक क्वेश्चन पढ़ लें, 2 पार्ट्स का था, 3 का था, या एक ऐसे जल्दी से एक ओवरव्यू ले लें ऐसे, और देखें जो सबसे लंबा सवाल है उसको पढ़ लें। लेट्स से एमसीक्यूज भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो नोट कहाँ करेंगे कि किसका आंसर क्या देना है। कोई ये रिस्क आपने खुद लेना, मैं नहीं ये बात कह रहा, ठीक है ना, ये रिस्क आपने खुद लेना। तो
उन 15 मिनट में नहीं कर सकते, हाँ उन 15 मिनट में नहीं कर सकते। वैसे नॉर्मली जो इन्विजिलेटर होता है वो इतनी सख्ती नहीं कर रहा होता, सिर्फ आंसर शीट पे नहीं लिखने दे रहा होता। तो अब वही वाली बात है कि बड़ा हल्का सा, ये सारी फिर मैं कल स्लाइड ओपन करूंगा, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, टेस्ट का उससे कोई, आपका जो पिछला टेस्ट भी हुआ था वो 100% उसी पैटर्न पे हुआ था। यानी पैटर्न क्या है बेसिकली, एक अगर मोटी सी हम बात करें, मेरे पास इस वक्त वो स्लाइड नहीं, मैंने पहले लेक्चर में आपसे डिस्कस भी की हुई है वो, कि अगर 100 मार्क्स हैं तो इसमें से 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 35 के डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, और बाकी 50 नंबर की केस स्टडीज है, ठीक है। फिर इसमें मैंने डिवाइड करके भी बताया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में से कितना कुछ आ रहा है, उसमें से कितना कुछ आ रहा है। तो 5 मिनट की ये डिस्कशन है, दोबारा भी कल किसी क्लास में हम कोशिश करेंगे इसको दोबारा से कर लेंगे, या लेक्चर 1 में रिकॉर्ड हुआ है मेरा ख्याल है, ये पोर्शन हुआ है ना। पेपर तो 100% सेम पैटर्न था जो मैंने लास्ट टेस्ट आपका लिया। नहीं, अटेम्प्टेड बाहर कहां से मिलेगा? ओके ओके, चलें, अगर जाहिर है आप उधर से आए हैं और पहला आई कैप का पेपर दे रहे हैं, एमसीक्यूज आपने उस शीट पर फिल नहीं करने, क्योंकि शीट वापस नहीं जाती, शीट तो आप अपने साथ घर लेकर आएंगे। एक इंस्ट्रक्शन ये है। अच्छा, कुछ छोटी सी इंस्ट्रक्शन मैंने वहाँ टेस्ट में भी लिखी हुई थी, ये सारी वही इंस्ट्रक्शंस थी जो आई कैप हमें कह रहा होता है। मसलन हर पार्ट को हमने नए पेज से शुरू करना है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ओनली ब्लैक पेन इज अलाउड, आप कोई कॉम्बिनेशन में पेन यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ ब्लैक पेन आप यूज़ करेंगे, ब्लैक बॉल पॉइंट आप यूज़ करेंगे, ठीक है, वो अलाउड है, बाकी कुछ अलाउड नहीं है। ब्लैक ही हो, फिर वो ब्लैक ही हो, कलर एक अलाउड है, ब्लैक ही कलर अलाउड है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे फिर रीड कर लेने दें आज कोई एक डॉकेट, ताकि मैं, अगर आप ये वाली तफसील मेरे से पूछना चाह रहे हैं तो फिर मैं अपने आप को रिफ्रेश कर लूँ, ठीक है। किसी बच्चे की पिछली अटेम्प्ट की मंगवा लेता हूँ, जो डॉकेट के साथ एक पूरी डिटेल आती है। आपको भी जब आपका रोल नंबर आएगा ना, वहाँ वो सारी डिटेल आएगी कि ये पॉलिसी लगेगी आपके ऊपर, तो फिर उसके मुताबिक आप जा रहे होंगे। तो मैं कल वाली इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा। हेडिंग बना सकते हैं आप, हेडिंग बना सकते हैं, हेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। असल में आपने केस स्टडीज़ में डिसाइड करना है एग्ज़ाम में ना, सारे जाहिर है 50 मार्क्स की केस स्टडीज़ आ रही होंगी, सारी केस स्टडीज़ आपने इराक मेथड नहीं लगाना। जाहिर है कुछ पे हम इराक लगा देंगे, कुछ पे इराक नहीं लगाएंगे। तो जहाँ केस स्टडीज़ में, सिनेरियो में हम डिसीजन और उनकी हेडिंग्स लगा सकते हैं, वहाँ लगा देंगे, कुछ में नहीं लगाएंगे। एक प्रोफेशनल स्टाइल लिखने का ये भी होता है, आप हेडिंग ना बनाएं, हर बात को पैराग्राफ वाइज लेकर चल रहे हो, ये भी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये नहीं, अगर वो टू दी पॉइंट हमने ठीक लिखा है तो लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज इमैटेरियल, ठीक है ना जी। मिक्स होंगे, जैसे लास्ट टाइम पेपर था ना, बीच में ही हर ऐसे ही आएगा, ठीक है ना, इसी तरह ही आएगा, केस स्टडी और वो डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, इसका एक आसान हल और भी है, हम कल की क्लास में एक पायलट पेपर भी तो आपका आया हुआ है ना, जिसका एनालिसिस मैंने वो डिस्कस किया हुआ है, जिसकी बेस पर वो बनाए हुए हैं कि इतने मार्क्स का ये आया, इतने का ये आया, इतने का ये आया, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें अभी डिफाइंड हैं, इस वक्त ही डिफाइंड हैं, ठीक है ना। तो मैं कल की क्लास में आपसे इंशाल्लाह वो डिस्कस भी कर लूँगा, ठीक होगी बात जी। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।